हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीके क्लासेज आर वाले। इन चैनल को जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं उन सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, क्लास 10th का बायोलॉजी पाठ 2 श्वसन का अति लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आप पाठ 1 का जैव प्रक्रम पाठ नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो ये पाठ 2 श्वसन अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज में ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो अव्यवीय श्वसन कहते हैं। क्योंकि बच्चों, अव्यवीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। इतना ही आप लोग ध्यान रखिएगा कि अव्यवीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। क्योंकि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है तो क्या होता है? तो ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। ठीक है, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, ये अव्यवीय श्वसन। तो आप लोग समझ गए कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, उसे अव्यवीय श्वसन कहते हैं। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑक्सीकरण मतलब आंशिक विखंडन भी कह सकते हैं। तो अव्यवीय श्वसन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? अव्यवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है, उसे क्या कहते हैं? अव्यवीय श्वसन। तो दोनों आप याद रखिएगा कि अव्यवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, अव्यवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। चलिए अगला नंबर, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? तो एटीपी, ये ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ लिए, ये एटीपी जो होता है ना, ऊर्जा के रूप में संचित होता है। 4 नंबर क्वेश्चन, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो कोशिकीय ईंधन जो होता है ना बच्चों, वो ग्लूकोज के रूप में होता है। कोशिकीय ईंधन जो होता है ग्लूकोज के रूप में होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम क्या है? संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया। ये 2 चरणों का नाम कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया है। 6 नंबर क्वेश्चन, श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? तो श्वसन जीवों के लिए एटीपी ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। क्योंकि श्वसन क्या होता है कि जब श्वास लेते हैं तो श्वास से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, श्वास लेंगे नहीं तो जीवित कैसे रहेंगे? ठीक है, एटीपी ऊर्जा उत्पादन के लिए, जो कि आप लोग समझ लिए हैं कि एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। 7 नंबर क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होती है? क्या मुक्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 8 नंबर क्वेश्चन, श्वसन को 2 चरणों में किन आधार पर बांटा गया है? तो श्वसन को 2 चरणों में ऑक्सीजन गैस के उपस्थिति में श्वसन क्रिया के 2 आधार पर बांटा गया है। एक है व्यवीय श्वसन और दूसरा है अव्यवीय श्वसन। जो कि हम व्यवीय श्वसन आपको बता दिए हैं कि व्यवीय श्वसन जो होता है ना, वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, और अव्यवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, अव्यवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में और व्यवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अव्यवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो वैसा श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति में होता है। वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि वायु मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे अव्यवीय श्वसन कहते हैं।
तो भाई आखिर ये क्या होता है अनुपस्थिति में, उपस्थिति में? तो ग्लूकोज का विखंडन होता है बच्चों, ग्लूकोज का विखंडन होता है। 10 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है? वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आरंभ होती है। तो आप लोग समझ लिए कि वायवीय श्वसन बार बार आ रहा है। वायवीय श्वसन के विषय में समझ लिया कि ये कभी भी होगा तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन 12 कह रहा है कि पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? पौधों में श्वसन गैसों के आदान प्रदान किन अंगों से होता है बच्चों? तो रंध्र और वातारंध्र के माध्यम से होता है। ठीक है, ये दो अंग है। ये रंध्र होता क्या बच्चों? रंध्र जो होता है ना, कि आप लोग पत्तियों में देखा होगा कि छिद्र होता है, ठीक ना, पेड़ पौधे के पत्तियां में देखा होगा कि छिद्र छिद्र उसी में होता है। वही छिद्र जो होता है ना, उसी से क्या होता है कि गैसों के आदान प्रदान होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को, अब पौधे में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? तो विसरण क्रिया से होता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? तो विसरण क्रिया द्वारा कोशिका झिल्ली में होता है। विसरण क्रिया द्वारा कोशिका झिल्ली में होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मछली के श्वसन अंग का नाम लिखे। आप लोग तो मछली देख रहे हैं, उसका श्वसन अंगों के नाम लिखना है। तो श्वसन अंग का नाम होता है वो गिल्स है और फेफड़ा है, गिल्स और फेफड़ा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसनांगों के नाम लिखे। स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसनांगों के नाम लिखे। तो स्थानीय कीट जो होता है, स्थलीय कीट होता है, सॉरी यहाँ पर स्थलीय कीट होगा। स्थलीय कीट में ट्रैकिया या श्वसनली होता है और मनुष्य में फेफड़ा होता है। ठीक है, जो श्वसनांग है, मनुष्य का श्वसनांग फेफड़ा है और स्थलीय कीट में जो होता है ट्रैकिया या श्वासनली होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार कहलाता है। श्वसन का प्रकार कहलाता है। तो श्वसन का प्रकार जो कहलाता है वो ट्रैकिया है। स्थलीय कीटों में ट्रैकिया होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिनमें श्वसन केवल फेफड़े से होता है। श्वसन केवल फेफड़े से होता है। तो एक एबीज है जो पशु पक्षी में होता है और एक मैमेलिया है, वो मनुष्य में होता है। एबीज पशु पक्षी में होता है और मैमेलिया मनुष्य में होता है। तो ये फ्रेंड्स, आप लोगों का वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत से बना रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखें। तो हम संपूर्ण अंगों के नाम देखेंगे कि संपूर्ण अंग का नाम जो है, एक नासिका है, लैरिक्स है, श्वास नली या फेफड़ा है। ये पूरा जो है ना मनुष्य में श्वसन क्रिया के ये संपूर्ण अंग है। ठीक है, तो नासिका हो गया, नासिका छिद्र होता है ना बच्चों, नासिका छिद्र यानी कि नाक, और लैरिक्स और श्वास नली या फेफड़ा। 20 नंबर क्वेश्चन, फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है? फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है? तो एक प्रश्वास होता है और एक उच्छ्वास होता है।
क्योंकि बच्चों प्रश्वास और उच्छ्वास जो होता है सांस लेना और छोड़ना होता है, ठीक ना। जो कि देखिए प्रश्वास जो होता है जो सांस लेना और उच्छ्वास हो सांस छोड़ना, जो कि गैस जो होता है ना, गैस के रूप में जो हम लोग सांस लेते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हम लोग साथ साथ कार्बन ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस भी जाता है, ठीक है। तो उसका क्या होता है कि बाहर भी निकलता है, कुछ जैसे सांस लेते हैं तो छोड़ते भी हैं हम लोग, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं कि लेना प्रश्वास और छोड़ना उच्छ्वास। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है। पचे हुए भोजन पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण से होता है। पचे हुए भोजन का उत्पादन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण से, ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण से होता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि ईस्ट में पाइरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है। ईस्ट में पाइरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा किण्वन की क्रिया से, किण्वन की क्रिया से। 23 नंबर क्वेश्चन, ज्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन किस यौगिक के निर्माण से होता है, तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण से होता है। बच्चों क्या होता है कि हम लोग जब चलते हैं, अधिक चलते हैं या दौड़ते हैं, तो ज्यादा चलने दौड़ने से मांसपेशियों में दर्द होने लगती है, ऐंठन होने लगती है। तो आखिर क्यों होती है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहां पर लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है ना। जैसे आप लोग चलते हैं या दौड़ते हैं तो हांफ जाते हैं। आखिर हांफते क्यों हैं जी, हम लोग हांफते हैं इसलिए क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोग हांफी छूटती है। और क्या होता है कि जो शरीर की मांसपेशियां चल रही है वहां पर ऑक्सीजन आवश्यकता पूर्वक नहीं पहुंच रही है, इसलिए क्या होता है कि वहां पर ऐंठन या दर्द महसूस होने लगता है। वही कह रहा है बच्चों कि ज्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन किस यौगिक के निर्माण से होता है, तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण से होता है। समझ लिया। तो यही आप लोग समझिएगा कि ज्यादा चलने और दौड़ने से हमारे मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो आप लोग समझ लिए। आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। 24 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ जाता है ना, कहा जाता है। जैसे श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रासनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है, तो लैरिक्स में खुलती है। ग्रासनी बच्चों कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है, तो लैरिक्स में खुलती है। याद रखेंगे कि ग्रासनी कंठ द्वार के नीचे लैरिक्स में खुलती है, ठीक है। अगला नंबर जो क्वेश्चन है कि प्रत्येक श्वास नली फेफड़ों में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है, तो श्वासिनिकाओं और ब्रोंकिओल्स बनाती है, ठीक ना, ब्रोंकिओल्स। तो यहाँ पर समझ लिया कि श्वासनिकाओं और ब्रोंकिओल्स बनाती है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है, तो मनुष्य के फेफड़ा वक्ष गुहा में अवस्थित रहता है। बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं वक्ष गुहा में, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ 25 नंबर भी आप लोग ये याद कर लीजिएगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रासनली कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है, तो लैरिक्स में खुलती है। और यहाँ 27 नंबर भी क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित होता है, तो वक्ष गुहा में अवस्थित होता है। इसको रट मारिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबज के आकार की संरचना को क्या कहते हैं, तो डायफ्राम। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ना, डायफ्राम कहते हैं। वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबज के आकार की संरचना को क्या कहते हैं बच्चों,
तो डायफ्राम कहते हैं, है ना। अब उसके बाद क्या है, हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है, तो रक्त कोशिकाओं में अवस्थित रहता है। हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन से क्या होता है कि बच्चों रक्त लाल होता है ना। अब क्वेश्चन पूछ दे कि रक्त लाल क्यों होता है, यानी कि खून लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से खून लाल होता है ना। तो वही है कि हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है, तो रक्त कोशिकाओं में अवस्थित रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा था ना, हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है, तो रक्त कोशिकाओं में अवस्थित रहता है। इतना आप लोग समझ लिए। अब 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चों कि रक्त में फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको उच्छ्वास कहते हैं। पहले आप लोग बच्चों पहले ही बता चुके हैं, जैसे प्रश्वास उच्छ्वास, है ना। तो प्रश्वास और उच्छ्वास जो होता है ना बच्चों, तो जैसे हम लोग क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो सांस के साथ क्या होता है, तो सांस के साथ हम लोग ऑक्सीजन के साथ साथ और अन्य गैस भी ले लेते हैं, है ना। तो उसको जो क्या होगा कि जब लेंगे तो शरीर से होते हुए सब अन्य कोशिकाओं और रक्त कोशिकाओं में सब पहुंच जाएगा, शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाएगा। तो लेना क्या कहलाता है, तो लेना प्रश्वास कहलाता है ना। और छोड़ना क्या होता है, हवा के रूप में जब छोड़ते हैं उसे, है ना, तो उसी को क्या कहते हैं बच्चों, उच्छ्वास कहते हैं। तो वही कह रहा है कि रक्त से होगा बच्चों, यहाँ पर रक्त से होगा, ठीक ना। रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निकलने की क्रिया को तो उच्छ्वास कहते हैं। तो आप लोग प्रश्वास और उच्छ्वास समझ लिए। ये क्वेश्चन भी आएगा कि प्रश्वास और उच्छ्वास क्या है, आईएके में आएगा क्वेश्चन, फिर बनाएगा कि प्रश्वास क्या है ना। तो बच्चों ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा, शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद।